यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं घटा छा गई है, बहार आ गई है। जाने माने चरित्र अभिनेता सुधीर पांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। आज जो सितारा हमारे सामने हैं, उनके कामों की सूची तो बहुत लंबी है और कुछ ऐसा परिचय है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो शायद आप जान सकें। फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन हाँ, सीरियल जो है, धारावाहिक, बुनियाद में आपने देखा इन्हें। फिर उसके बाद बहुत बाद में आजकल के अगर धारावाहिक की बात करें तो ससुराल गेंदा फूल में अमरनाथ कश्यप थे, और बुनियाद में लाला गेंदामल, और उसके बाद बहुत लोकप्रिय धारावाहिक था अमानत, जिसमें लाला लाहौरी राम बने, और बहुत सारी फिल्मों में कभी इंस्पेक्टर तो कभी किसी और रोल में आपने देखा। फिल्में भी बहुत लंबी हैं, यानी कि फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। शान है, ये नज़दीकियां, शक्ति, माटी मांगे खून, वारिस, अग्निपथ, टॉयलेट एक प्रेम कथा, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो जब हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत, जी हाँ, एक और बड़ी पहचान है आपकी, आपके पिताजी हमारे आकाशवाणी के राष्ट्रीय समाचार के वाचक रहे और पर्याय थे, यानी कि हिंदी समाचार की अगर बात हो तो सिर्फ एक ही नाम सबकी जबान पे था, और वो था देवकी नंदन पांडे जी। जी हाँ, श्री देवकी नंदन पांडे के सुपुत्र हमारे साथ हैं। अब तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर पांडे जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये रेडियो के माइक्रोफोन के सामने बैठकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो दिन याद आ गए जब मैंने अपना कैरियर जो है, ये कह लीजिए कि जब अभिनेता बनने के जो लक्षण मैंने अपने भीतर पाए जी, कि हमारे जो इमोशंस और जिंदगी के जो जितने भी भाव हैं, उतार चढ़ाव हैं, और जो चीज आदमी को चुभती है, जिन इमोशन से इंसान गुजरता है, हास्य का हो चाहे वो आम जिंदगी का हो, तो वो उसकी अभिव्यक्ति का जब मुझे एहसास हुआ पहली बार, तो मुझे लगा कि मुझ में कहीं एक्टर बनने का ही एक सपना पनप रहा है। तो उसकी शुरुआत रेडियो नाटकों से ही हुई दिल्ली में। अच्छा। तो आज वो यादें ताज़ा हो गई जब हम ऑल इंडिया रेडियो में जाया करते थे और हाथ में स्क्रिप्ट लेकर माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर और अपनी रिहर्सल करते थे, कैरेक्टर्स बनाते थे। और बड़ा अच्छा ये रहा कि उस वक्त के जो रेडियो के बड़े नामी प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, जैसे कि कुमुद नागर जी थे जी, और सत्येंद्र शरद जी थे जी। तो वो एक शुरुआती दिन थे, लेकिन उस वक्त सीखने को बहुत मिला। वहीं से ये कह लीजिए कि एक जो है लॉ लग गई कि अब करना है तो इसी क्षेत्र में कुछ करना है। तो शुरुआत कैसे हुई, मतलब पहली बार कैसे गए आप वहाँ? पहली बार तो क्या था कि जब मैं करीब समझो 5वीं 6वीं में होऊंगा। अच्छा। तो हमारे चचा जो थे वो वहाँ पर चिल्ड्रंस प्रोग्राम करते थे। अच्छा। तो मैं कहता था कि भाई कभी मुझे भी लेके जाओ। हाँ, और मैं भी कुछ, क्योंकि मैं सुनता ही था वो प्रोग्राम। तो उसमें बच्चे कुछ कहानियां सुनाते थे, कविताएं सुनाते थे, चुटकुला, कविता, कुछ हाँ, भी। हाँ। तो मैं उनसे कहता रहता था कि मुझे भी ले जाओ थोड़ा सा, मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो हाँ, एक बात और है कि बच्चों के कार्यक्रम में दीदी और भैया बनकर बैठते हैं। हाँ, और अभी भी बहुत सारे हमारे केंद्रों से इस तरीके के कार्यक्रम होते
हैं और जहाँ बच्चे भी कंपेयरिंग करते हैं। हाँ, जी। तो वहाँ पर वो भैया जो थे हमारे चाचा बनते थे, जगदीश चंद जी उनका नाम था। तो वो कहने लगा अच्छा चल ठीक है मैं तो ले जाता हूँ, एक दिन तुझे ले गए मुझे, एक दिन संडे का दिन था और लाइव होता था। जी, सजीव होता था। तो और हमने कहा कि चलो ठीक है। तो पहले वो घर में उन्होंने पूछ लिया कि भाई तू बोलेगा क्या वहाँ, क्या करेगा, कुछ कविता पढ़ेगा? मैंने कहा हाँ कविता भी पढ़ लूँ या और कुछ। तो उससे पहले मैं अपने नाना के पास नैनीताल गया था गर्मियों की छुट्टियों में उसी साल। तो कहने लगे कि कविता तो ठीक है सब पढ़ते ही हैं, तो अपना ये बताना कि तेरा जो गर्मी की छुट्टियों का कैसे बीती, कहाँ गया और क्या देखा। तो मैंने कहा अच्छा ये भी ठीक है। तो बैठे तो एक कविता भी तैयार कर ली, एक वो भी। मैंने कहा जो उस वक्त लगेगा कर देंगे जी। तो अब वो आए, वहाँ सब बच्चे अच्छे थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई आज हमारे बीच ये सुधीर है, ये फलानी क्लास में पढ़ता है, ये अभी अभी वहाँ गर्मियों की छुट्टियां इसने इस साल बिताई हो, तो ये हमारे सुनने वालों के साथ, श्रोताओं के साथ ये शेयर करना चाहेगा। तो बैठे तो बड़ी घबराहट हुई पहले तो, क्योंकि तैयारी उस तरह से उन्होंने कह दिया कि वो करेगा। तो चलो भाई सुधीर आओ बैठो ये करके। अब वहां से शुरू किया जी कि भाई इस साल मुझे होता रहा जी। तो फिर वो जैसे तैसे करके फिर गाड़ी आई पटरी पे, वो प्रॉम्प्ट करते रहे हाँ क्या भाई कहाँ गए थे? तो उन्होंने फिर वैसे सवाल क्यों देने लगे, कैसे गए, कहाँ गए। तो वो एक पहला जिसे कहना चाहिए बिल्कुल बचपन का। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आनंद आता था। लेकिन क्या था कि घर में हम पिताजी की समाचार मतलब खबरें जब वो पढ़ते थे वो तो सुनते ही थे, वो खाली इसलिए कि भाषा का एक ज्ञान हो और साफ तलफ्फुज जिसे उच्चारण कहते हैं वो साफ कितना होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कमी रह जाती है बोलने में, इसका एक उनको सुन के हमें उसका एहसास होता ही था। क्योंकि वो टोकते रहते थे तो इसलिए हमें और आदत पड़ गई थी। हमारे पिताजी की आदत थी कि वो एक तो कोई भी शब्द का गलत उच्चारण वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। अगर हमने मुंह से बोल दिया, अब जैसे गलत ही है जी, अब हमने बोल दिया गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। तो अब वो दिल्ली को स्कूल में बच्चों के साथ क्या उठपटांग सीख लिया, गलत क्या होता है जी, गलत गलत। तो फिर बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो ये क्या, अब वो तो दिल्ली गए हो जी, तो दिल्ली में स्कूल में बिल्कुल डोमिनेट, तो वहाँ दिल्ली का माहौल बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। ये क्या है ताकत जी। फिर वो नुक्ते कहाँ लगने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी शुद्ध हिंदी अलग है और हिंदुस्तानी में हम लोग उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। और बाद में तो फिर मिला जुला ही हो जाता है। लेकिन जो भी बोलो वो सही होना चाहिए। बस वो उनका था। तो उससे क्या होता था कि जब वो टोकते थे तो उस वक्त तो बड़ा बुरा लगता था, 4-5 लोगों के सामने टोक देते थे सामने। हाँ अरे क्या बोल रहा है, कहाँ से सीख लेते हो, तुम्हारे स्कूल में कोई टोकता नहीं, तुम्हारे को टीचर वगैरह सही भाषा नहीं बात। तो हमने कहा नहीं होते, वो तो अपनी क्लास में कोई अंग्रेजी क्लास में अंग्रेजी बोलेंगे, मैथमेटिक्स में अंग्रेजी में मैथमेटिक्स होती है फलाना। तो अब हिंदी की क्लास तो एक ही हिंदी की होती है जी, उसमें भी वो हिंदी ही और ये सारा नहीं, फिर भी वो चीज जो बताते हैं क्लास में जो होता है, शब्द होते हैं, उनको ध्यान में तो रखना चाहिए दिमाग में। वहां से क्लास से निकल के आए, क्या बोला कुछ पता ही नहीं, फिर वही बोलने लगे जो सुन रहे हैं जी। तो उनको वो ये बहुत था। तो वो चीज उस वक्त खलती थी, ऐसा लगता था कि यार टोक देते हैं सबके सामने और लेकिन कहीं अनजाने में वो अपने आप में हमारे घर में एक इंस्टीट्यूशन जैसा हो गया था। मतलब वो कला की जो पढ़ाई है वो अनजाने में घर में ही हो रही थी बिल्कुल। और चाचा भी हमारे क्योंकि अच्छे राइटर थे, वो खुद भी बड़े अच्छे अनाउंसर थे। जिंदगी ले
उस माहौल में बड़ा होने का एक ये फायदा जरूर हुआ कि बहुत सी चीजें नाटक से जुड़ी हुई बड़ी कम उम्र में समझ में आई। और फिर ये था कि एक बार इस बात का एहसास हो गया कि मेरे भीतर, जिसे कहना चाहिए कि ये कलाकार के जो जर्म्स हैं, जिसे कहते हैं ना कीड़ा होता है जी, जी। एक्टिंग का कीड़ा, तो वो कीड़े का एहसास हो गया था कि भाई कहीं मैं अपने जज्बातों की जो हम लोग महसूस करते हैं उसको अभिव्यक्त करना, उसको रिप्रोड्यूस करना मैं कर पा रहा हूँ। जी। टीवी तो था नहीं, एंटरटेनमेंट का माध्यम रेडियो था या सिनेमा था, तो दो ही चीजें थी। और व्यवसाय के नाम पे ये था कि भाई रेडियो को कोई उस तरह का व्यवसाय नहीं समझता था। बिल्कुल। सिनेमा के समझते थे, लेकिन सिनेमा एक ऐसा था कि लोगों के लिए एक सपना होता था कि एक ऐसी नगरी में जाना जहां वो एक स्वप्न नगरी है। बिल्कुल, वहां स्वप्न पूरे होंगे या नहीं होंगे, इस बात का एक भय बना रहता था। जी। तो जब थोड़ा बड़े हुए और बाद में जब मन में ये ठान लिया कि नहीं, एक्टिंग को ही अपना कैरियर बनाना है या इसी में कुछ करना है, तो वहां पर फिर हमारा पिताजी के साथ थोड़ा सा ये रहा कि वो कहते थे कि नहीं भाई, कहाँ एक्टिंग को कैरियर बनाने के चक्कर में पड़े। अच्छा, उन्होंने ये भी देखा कि रेडियो में भी बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार थे उनके दौर के। हाँ, बहुत बड़े बड़े, जो वही एक्टिंग का सपना लेकर उस दौर में बम्बई आए। जी। बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था, लिमिटेड फिल्म कंपनियां होती थी जी। तब, ऐसा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होते, फिल्म कंपनियां होती थी, वहां लोग जॉब कर लेते थे, उसमें एक्टिंग भी आती थी, आपको महीने की सैलरी मिलती थी बकायदा, और कुछ काम बन गया तो बन गया, वरना एक कॉमन वर्किंग एक्टर की तरह आप वहां हैं, असिस्ट भी कर रहे हैं, तो कैरियर नहीं बनता था। तो उन्होंने बहुत से ऐसे अपने ही कलीग्स में बहुत लोगों को देखा जो गए और फिर कुछ नहीं हुआ तो वापस आए। तो वो उस चीज से भी वो ये रहते थे कि यार ये जो है बड़ा एक रिस्की प्रोफेशन है। अच्छा, ऊपर से एक ही मैं बेटा उनका, जी, तो वो रिस्क उनको और बड़ा लगता था। जी। वो कहते थे यार एक अकेला तू ही है यार, तू ही वहां जंगल में चला गया इसे स्वप्न नगरी के, और कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे यार। तो मैंने कहा भाई अब आप रिस्क नहीं ले पाए, क्योंकि उनके पास जब हमारे दादा गुजरे तो वो एल्डेस्ट थे जी, तो उन्होंने जॉब लिया, उसी जॉब में से उन्होंने अपने भाइयों को भी पढ़ाया, हमारी बुआओं को, बहनों को भी पढ़ाया उन्होंने अपनी, तो वो उन पे जिम्मेदारियां थी। तो मैं उनसे कहता था कि आपके भी ये सपने थे, आप खुद बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, वो भी एक्टिंग कर लेते? जी 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 जी। अच्छा। उन्होंने न्यूज रीडर बनने से पहले, समाचार वाचक बनने से पहले वो लखनऊ रेडियो में ड्रामे करते थे जी। उससे पहले अल्मोड़ा में जी वो थिएटर, जो कॉलेज के ड्रामा होते थे और वो उनमें हिस्सा लेते थे। अच्छा। तो मुझे अभी कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले बरेली में मैं एक ड्रामा फेस्टिवल में स्टेज प्ले के लिए गया था, शो के लिए जी। तो वहाँ एक जो डॉक्टर थी, वो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है जो ये लोग नाटक करवाते हैं, ड्रामा फेस्टिवल करवाते हैं हर साल। तो हमारा भी एक नाटक यहाँ बम्बई से गया जिसमें मेन भूमिका मैं निभा रहा था जी। तो वहाँ पर एक जो उसी ग्रुप में एक लेडी डॉक्टर थी, तो वो एंड में शो के आई, बड़ी भावुक हो गई। अच्छा। वो कहने लगी कि मेरी माताजी बैठी हैं और वो रो रही हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती आप उन्हीं से सुन लीजिए। तो मैं गया, शो खत्म हो चुका था, बैठा उनके पास, यहाँ प्रणाम किया, मैंने कहा बताइए। तो कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता और हम वही कॉलेज में साथ में थे। ओहो। और उनका किया हुआ एक नाटक था जिसमें उन्होंने चाणक्य की भूमिका निभाई थी, और आज भी वो नाटक उस दौर के सब लोगों को बिल्कुल याद है। क्या बात है। तो कहने थी कि मुझे वो दौर याद आ गया और वो दिन याद आ गया जब हम बैठे थे और तुम्हारे पिताजी को कॉलेज में हम देख रहे थे। तो मैंने कहा अरे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है। तो ड्रामा फेस्ट चल ही रहा था। रात को फिर होटल में मेरे एक छोटी चिट्ठी, यही भाव जो उन्होंने बताए, यही सारे जज्बात उन्होंने चिट्ठी में मुझे लिख कर दिए। क्या बात है। कहने लगे मेरी तरफ से ये ले जाना। तो ये था। तो उस तरह से हमारे पिताजी का बड़ा वहां पर जब करते थे नाटक, आज भी उनके, अब तो खैर उनके दौर के अब तो काफी लोग अब धीरे धीरे खत्म हो गए, लेकिन जो उस टाइम के जो कॉलेज में थे, जो अभी भी हैं, वो याद करते हैं, वो कहते हैं कि ओ हो क्या मतलब उनकी स्टेज प्रेजेंस थी, क्या उनका कमांड थी ऑन स्टेज, भाषा पे, हर चीज में। अच्छा, और क्या था कि मजे की बात यह है कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, चारों में महारत हासिल, चारों भाषाओं पे। ओहो। तो हम तो कहीं उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते उस ज्ञान के जी। लेकिन यह है कि काफी कुछ उनसे विरासत में ही मिला, ये कह लीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो विरासत और खुद श्री देवकीनंदन पांडे जी के बारे में और बातें करेंगे, और भी उनके काम किए हुए धारावाहिक को हमारे श्रोताओं ने भी जरूर देखा है, वो हम याद दिलाएंगे जी, आपके मार्फत से सुधीर जी। तो सुधीर जी, यहाँ पर आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, वो हम लोग सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। भाई गीत में यह है कि आज के गीत भी
अच्छे होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है, वक्त के साथ साथ परिवर्तन आता है हर चीज में। लेकिन हम जब भी गीत संगीत की बात करते हैं तो हमेशा बचपन में जो सुने गाने हैं वहाँ वो मेलोडी, वो पोएट्री आज बहुत कम मिलती है जी, वही याद आ जाती है। हाँ, तो वो याद आ जाता है। तो अभी जैसे अभी शांताराम जी की एक फिल्म थी अपना, जिसमें ए मालिक तेरे बंदे हम, वो बहुत बेहतरीन गाना था और उस जमाने में हम बचपन में वो सुनते थे। आज भी उतना ही अच्छा लगता है। आज भी उतना ही लगता है और बड़ा इंस्पायरिंग गाना है वो, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत दिल को सुकून देता है। कुछ भी आपका मूड हो, खुशी का हो, गम का हो, हर में वो साथी बनकर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनते हैं हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, बात चल रही है, आज हमारे साथ हैं एक सशक्त आवाज के मालिक, बहुत ही भावपूर्ण अभिनय करने वाले, एक रौबदार जिसकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो है सुधीर पांडे जी। और हम बात कर रहे थे, उनके पिताजी की बात चल रही थी, श्री देवकीनंदन पांडे जी की, जो हमारे पहले समाचार वाचक थे, जो कि नेशनल से समाचार आता था हिंदी में, उसको पढ़ते थे। और उनकी आवाज बहुत दमदार थी, अपने आप में एक पहचान थी उनकी आवाज। तो आप बता रहे थे कि कैसे उन्होंने नाटक करते थे और फिर जाहिर है कि उन्होंने छोड़ दिया अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से। जिम्मेदारियों की वजह से नाटक तो कम हो गए, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में भी, रेडियो में आने के बाद भी उन्होंने कुछ 2-3 नाटक वहाँ दिल्ली में किए थे। जी, सप्रू हाउस में हुए थे कुछ नाटक दिल्ली में। मुझे ऐसा लगता है कि शेक्सपियर के प्ले थे, हिंदी अनुवाद था उन नाटकों का, क्योंकि उस वक्त हरिवंश राय जी ने काफी शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद उनके द्वारा किया गया है, तो वो नाटक वहाँ खेले जाते थे, तो उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। फिर धीरे धीरे नाटकों का उनका सिलसिला खत्म हो गया, ब्रॉडकास्टिंग में ही ज्यादा लगे रहे। और मेरे अंकल जो हैं वो
और रेडियो प्लेस करते रहे जी। फिर 7वीं 8वीं कक्षा में आने के बाद तो फिर मेरा भी रेगुलर 4-6 महीने में एक रेडियो प्ले हो जाता था। हाँ। जी। फिर बस ये रेडियो का दौर चलता रहा, लेकिन उस वक्त ही बहुत कुछ सीखने को मिला जी। लेकिन क्योंकि ये आवाज का माध्यम है, आवाज से पात्र क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, आवाज से सारे जज्बात माइक्रोफोन से ही क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरा माहौल कुछ दिख नहीं रहा, नजर नहीं आता कि भाई ये जो कुछ है वो तस्वीर पात्रों की और उस सिचुएशन की आवाज के जरिए ही करनी पड़ती है। तो ये होता था, तो बहुत से लोगों का ये कहना था, मानना था कि ये आवाज से मतलब खेलने वाले रेडियो नाटक के जो कलाकार हैं वो अपनी आवाज के बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं जी। उनको ऐसा लगता है कि भाई जहां भी बात करें हम बेस में बात करें और ये आकाशवाणी है, ये बड़ा रॉन्ग नोशन है जी। तो इस नोशन को तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्या होता था, ये था भी जी हाँ, जिनका बेस अच्छा होता था वो जब भी कहीं जाते थे जी तो अपनी आवाज के इतने कॉन्शियस रहते थे। बहुत से कलाकारों को मैंने देखा जी, और हम छोटे थे तो उनका इंप्रेशन हम पे ऐसा पड़ता था, कह रहे, लेकिन हमें कहीं ऐसा लगता था कि ये थोड़ा बनावटी लग रहा है जी। आप रेडियो में एक ड्रामा करके आ गए, वहां आपने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया और कैरेक्टर में, पात्र में किया, और फिर लेकिन आम जिंदगी में जब हम घूम रहे हैं और वो कैसी हैं आप, कहाँ हैं, कैसे, तो वो कई लोग जो थे वो आवाज के बड़े कॉन्शियस हो जाते थे, बनावटी लगता है। फिर क्या लगता है कि जब आम जीवन में आप व्यवहार में जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बनावटीपन आ जाता है। तो हमने इस चीज को धीरे धीरे रियलाइज किया कि ये आवाज का जो वो है ना, ये आपके जीवन के आम बर्ताव में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो पात्र कर रहे हैं उस पात्र में किस तरह की आवाज की जरूरत है। अब जरूरी नहीं कि मेरा अच्छा बेस है तो हर पात्र में उस बेस की ही जरूरत पड़ेगी जी। कई बार आप बात करते हैं और बात करते करते मैं आपसे कह रहा हूँ आवाज पतली हो जाती है ना, ये अब मेरे हो जाती है। जब मैंने कहा तो ये अब मैं कहूँगी ये अरे हो जाती है ना, जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा इमोशन होगा आवाज अपने आप वैसा शेप ले लेगी। सहज तरीके से उसको आने दीजिए और वो जो इमोशंस हैं उनको सही तरीके से अंदर बनने पकड़िए। हाँ पकड़िए कि अगर हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे चेहरे पे जो भाव आएगा वही भाव हमारे माइक्रोफोन के सामने आए और वही आवाज आएगी। तो जो मॉड्यूलेशंस हैं वो हमारे इमोशंस के हिसाब से चेंज होंगे। तो इस चीज का रियलाइजेशन मुझे काफी अर्ली समय में हो गया था, मतलब उस वक्त जब मैं, और उसमें कुमुद नागर जी का भी बड़ा हाथ रहा और वो क्योंकि बड़ी अच्छी तरीके से गाइड करते थे जी। और जब भी कोई अच्छा नाटक में करता था तो वो कहते थे यार बहुत बढ़िया तूने आज परफॉर्म किया, बढ़िया। खुद वो भी बहुत करते भी थे, लिखते भी थे, सब कुछ, बड़े अच्छे लेखक थे। तो यहाँ श्रोताओं को हम बता दें, अमृतलाल नागर जी जो प्रसिद्ध लेखक और उनके ये सुपुत्र की बात कर रहे हैं, कुमुद नागर जी की, और अशला नागर जी का बहुत सारा इंटरव्यू आपने यहाँ से सुना है, अमृतलाल नागर जी को भी सुना है। तो अशला नागर जी के भाई थे कुमुद नागर जी, जिन्होंने की आकाशवाणी में भी काम किया और दूरदर्शन में भी काम किया जी। जबकि वो हमसे तो उम्र में बहुत बड़े थे जी, लेकिन एक दोस्ताना था उनसे मेरा, वो सबसे बहुत सहज हो जाते थे। एक पल जिसके बिन चैन न आए, वो मन ही जब दिन रैन नचाए, साइकिल के पहिए सा घूमे, ये चक्कर जो खाए झूमे, प्रीत का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है जग में ना, इश्क से बड़ा बखेड़ा जग में ना, इश्क से बड़ा बखेड़ा। ऐसा मेरे भाग कलेगा, हाथों में ना तेरी
के घर में फकीर ये धार लियो एक ने लकीर के मार लियो खुद पार लगाए आशिक बेड़ा है जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा दर्द भतेरा है जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा तो जब ये बातें चल रही थी कि रेडियो में आवाज का और ये सब कैसे वॉइस कल्चर और क्या होना चाहिए, अच्छा वो खुद भी पुराने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर मोस्ट, तो उनको भी बड़ी तलब थी कि नाटक किए जाएं। अब रेडियो के जॉब में तो ठीक है, वो आपने कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया, हो गया, लेकिन स्टेज प्ले करने की उनकी बड़ी इच्छा रहती थी जी। तो मुझसे कहने लगे कि यार पूरा ग्रुप बनाते हैं और नाटक वाटक करते हैं बाहर, समय बहुत होता है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं हायर सेकेंडरी ऑलमोस्ट खत्म ही कर रहा था जी, तो 12वीं बोर्ड का एग्जाम था, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो उन्होंने फिर वो एक नाटक लेकर आए, एक कॉमेडी नाटक था। तो एक दो और दोस्त थे जो रेडियो में भी करते थे, वो पंजाबी थे, वो अपना उनका दिल्ली के, तो उनके पास कुछ पैसे वैसों का जुगाड़ रहता था, मतलब यहाँ से कोई ऐड ले आए जी, एक ब्रोश, क्योंकि पैसा तो होता नहीं था जी, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से नाटक हो पाता था प्रायोजक तलाश करना पड़ता था, वो करना पड़ता था जी। और फिर एक ब्रोशर छपवाना पड़ता था, भाई यहाँ से ऐड आए, यहाँ से ये आया, उनका नाम उसमें आएगा तभी वो देंगे जी। हाँ, तो ये जो थे बंधु अपना जो पंजाबी थे, पवन नाम था उनका, तो वो जिम्मेदारी ले लेते थे कि भाई मैं एड वेड लाऊंगा, इतना पैसा जनरेट कर दूंगा और हम नाटक करेंगे। तो वो भी रेडियो में आके नाटक करते रहते थे, कॉमेडी करता था वो ज्यादातर। अच्छा। तो कुमुद जी ने कहा करो, फिर करो, वो पैसे उसे जोड़ लिए उसने, फिर हम लोगों ने नाटक किया एक, तो वो कॉमेडी नाटक था, आज का ब्रह्मचारी उसका नाम था। अच्छा। बहुत हिलेरियस था वो। तो वो स्टेज का जब नाटक मैंने किया, उसके बाद एक डॉक्टर लाल का एक और था कर्फ्यू, ये दो नाटक हमने शुरू में किए। तो उसके कुछ शोज बड़े अच्छे हो गए और बड़ा अच्छा रिस्पांस हमको मिला। तो सप्रू हाउस दिल्ली में होता था और एक और थिएटर था, तो वहां हम लोग करते थे, जैसे ही पैसे जुड़ जाते थे, सब हो जाता था, तो पैसे कर, तो वहां से फिर मुझे ये रेडियो के मॉड्यूलेशन में जो मैंने वॉइस की बात की आपकी, आवाज की, वो थिएटर में जब हम करने लगे तो वहां फिर कुमुद नागर जी, क्योंकि वो एनएसडी के सीनियर मोस्ट थे थिएटर, तो थिएटर का तजुर्बा था, तो वहीं से मुझे उन्होंने थिएटर के प्रति जो एक मेरा जो लगाव हुआ फिर बाद में, वो वहीं से शुरू और सिखाया भी उन्होंने रिहर्सल करना कैसे, सब वहां पर हम कंपेयर करते थे कि ये अगर हम स्टेज पे कर रहे हैं जी, तो हमारे भाव ये हैं, हमारे भाव के हिसाब से हमारी आवाज चेंज हो रही है या ये हो रहा है। तो वो बात जो वॉइस मॉड्यूलेशन की मैं रेडियो में आपसे करता हूं कि भाई इमोशंस आने दो और आवाज को उसकी तरह जाने दो, आवाज के कॉन्शियस मत रहो कि मुझे बेस वाली आवाज ही प्रोजेक्ट करनी, भाव पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी उस वक्त, बहुत बड़ी। फिर तो जाहिर है कि आप लोगों ने टेलीविजन की ओर भी रुख किया, पर्दे पर भी। क्या हुआ कि वो हायर सेकेंडरी मैंने कर ली, फिर जैसा मैंने बताया कि तब तक मन पूरी तरह बन चुका था कि अभिनेता ही बनना है जी। तो अब वहां से थोड़ा ये तनाव हुआ पिताजी वाला, मैंने बताया आपको कि कहाँ यार जा रहे हो, क्या कैरियर बर्बाद, एक ही बेटा है, वही सब फिर शुरू हो गया। तो बाद में क्या हुआ कि हायर सेकेंडरी हो गई तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया कॉलेज में,
पिताजी कहने लगे कि भाई क्या पक्का? मैंने कहा भाई पक्का, मैंने तो सोच लिया है कि करना है वो। तो बड़ा समझाया उन्होंने। फिर कुमुद नागर जी से भी कहने लगे, वो दाढ़ी रखते थे, कहने लगे दाढ़ी वाले ने मेरे बेटी का दिमाग खराब कर दिया। तो ये बड़ा चलता था जुमलेबाजी। और वो बार बार कहते थे पिताजी से, अरे पांडे जी इतना अच्छा कर रहा है, उसको करने दीजिए ना, क्या है। तो ये सब चलता था। फिर जब फादर ने हमें रियलाइज किया, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करना चाह रहा था जी, उसके पहले ही भागना चाह रहा था, क्योंकि वो वहां पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा। अच्छा, FTI पुणे। क्योंकि हुआ ये था कि थिएटर तो मैं करने लगा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद ये हमने, क्योंकि आसपास लोगों को देखा कि थिएटर में कोई लाइवलीहुड नहीं है जी, जीविका है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना पैसा लगाना पड़ता है, सब कुछ अपना पड़ता है। और बहुत एनर्जी के हमारे सीनियर मोस्ट उस जमाने के लोग, कोई रेडियो नाटक कर रहा है, कोई आजीवन संघर्ष ही रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक चीज मैंने देखी थी, जो रियलाइज भी की कि भाई अगर एक्टिंग में सही मायने में कैरियर है तो सिनेमा में ही है। हाँ, पैसा भी चाहिए, तब सिनेमा ही था, बिल्कुल। लेकिन ये था कि भाई जाएं कैसे जी? सिनेमा पूरी इंडस्ट्री बंबई में है और उसके लिए जाना बंबई पड़ेगा। तो ये एक सवाल हर वक्त उठता था कि भाई क्या किया जाए जी। और वैसे ही चले जाएं धक्के खाते हुए तो कहाँ जाएंगे, कोई परिचित नहीं, कुछ नहीं। तो ये फिल्म इंस्टीट्यूट को तब तक मान्यता मिल गई थी, क्योंकि उस दौर में काफी अच्छे एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हुए जी। जया जी थी, जया बच्चन जी, असरानी, डैनी, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब सीनियर लोग। तो इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में एक जगह बनाई और उसकी वजह से क्या हुआ कि फिल्म इंस्टीट्यूट को पुणे एक रिकॉग्निशन मिल गया। हाँ, कि वहां से ऐसे लोग निकल रहे हैं कि जिनको की इंडस्ट्री स्वीकार कर रही है और जिनको सिनेमा की समझ है, समझ आ रही है, वहां पढ़ने वाले को आता है जी। ये एक बन गई थी धारणा। तो मुझे लगा कि यही तरीका सही है कि इसके माध्यम से जाए, ये रूट लिया जाए जी, वरना सीधे आके कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और क्या कहेंगे, हालांकि ये कहा जाता है कि भाई एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, मतलब बहुत से लोग उस जमाने में ये जुमले भी मारते थे कि देखो साहब ये पढ़ के आए हैं, पुराने एक्टरों देखो वो कौन से कॉलेज से थे, अच्छा, ऐसा भी ऐसा कहते थे उस जी। जो कुछ लोग तो मानते थे कि नहीं यार ये बड़े टैलेंटेड लोग आए, कुछ ये कहते थे कि अरे यार कॉलेज में कहीं पढ़ाई होती है, एक्टिंग सिखाई जाती है, अरे वो अंदर होती है और ये होता है फलाना। तो यहाँ तक तो सही है कि अंदर होती है, लेकिन पॉलिश तो हर चीज को करना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है और टेक्निक समझनी पड़ती है। और वो पॉलिशिंग जो है ना, जो पॉलिशिंग जिसे कहते हैं, अपने आप को मांझना जी, उसका अंत नहीं है, वो हम आज भी सीख रहे हैं। आज भी हर लम्हा, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लम्हा भी मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है जी, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, मुझसे क्या पूछा जा रहा है। तो हर क्षण हम सीखते हैं। तो मैंने कहा कि FTI ज्वाइन कर लेते हैं। अब लेकिन क्या था, बड़ा डिफिकल्ट था, इन द सेंस टफ कंपटीशन था। FTI में 10 लड़के लिए जाते थे और 10 लड़कियां लिए जाती जी, ऑल ओवर इंडिया से और एशिया से जी, और हजारों लोग अप्लाई करते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है कंपटीशन है। तो एक दिन ऐसे ही, क्योंकि INB मिनिस्ट्री के नीचे आता था, तो मैंने ऐसे ही पिताजी से कह दिया कि मैं फाइनली अब FTI है। तो कहने लगे यहीं फिर नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा क्यों नहीं चला जाता। मैंने कहा नहीं, दिल्ली में रहोगे। मैंने कहा यहाँ तो कभी भी कर सकता हूँ मैं, अगर FTI नहीं हुआ तो मैं यहाँ तो कर ही सकता हूँ कंटिन्यू। जो मैंने सोच रखा था कि अगर FTI में नहीं हुआ तो नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा मैं कंटिन्यू कर लूंगा। तो मैंने ऐसे ही पिताजी से कह दिया कि INB मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, वो ये FTI का जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आता है, तो अगर आप कहीं जरा सा कुछ कोई पहचान हो कुछ, बस जी उतना सुनना था। उनका तो सर फिर गया। कहने लगे देख ये कला, आर्ट, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ये सिफारिश और ये सब नहीं चलती जी। मैं जब सेलेक्ट हुआ था 3000 एप्लीकेशंस आई थी जी, और उन 3000 में से मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था एज ए ब्रॉडकास्टर। हाँ, तो तुम ये कंपटीशन की बात कर रहा है और सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तूने कह कैसे दिया जी, तूने मुझसे बोला कैसे, हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये तो कभी सोच ही मत। अगर मेरिट है, अपने भीतर, आपके भीतर प्रतिभा है, उसके आधार पर अगर होता है तो चला जा, फिर ठीक है। अब तूने सोच ही लिया है तो ये, लेकिन मुझसे मत बोल, सिफारिश नहीं चलेगी बिल्कुल। तो वो मैंने कहा कि थोड़ा मुझे भी लगा कि नहीं बात सही कह रहे हैं जी, कि अगर मेरा मेरिट पे होता है तो उसका आनंद ही और होगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा आगे तक। हाँ, तो वही हुआ जी। फिर रिटन टेस्ट हुआ
रिटन टेस्ट में थोड़ा सा डर लग रहा था। ऑडिशन के लिए मुझे इतना डर नहीं था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट, व्यावहारिक ज्ञान था आपको, प्रैक्टिकल आता था, मुझे मालूम था कि मैं ऑडिशन में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रिटन का मैं थोड़ा घबरा रहा था। पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता, क्या आ जाए, पता लगा 10 के 10 सवाल आप जानते हैं, हाँ, जो नहीं पढ़ा उसमें से आ गया, उसमें से। तो लकीली वो टेस्ट भी हो गया, ऑडिशन के लिए बुलाया भी गया, वहां मैं सेलेक्ट भी हो गया। तो ऐसे फिर वो ये जो रास्ता शुरू हुआ जो फिर बाद में बम्बई लाया। तो यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, फिर आपके आगे की जो यात्रा है उस पर चलेंगे जी। कौन सा गीत सुनेंगे सर? मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि ये जो रास्ता लिया और जिसके जरिए बॉम्बे आए जी, तो उसमें हर इंसान को एक बड़ी फिक्र लगी रहती है जी कि भाई क्या होगा। एक अंधेरी गुफा में घुस गए हैं, टनल है, आगे रोशनी कहाँ मिलेगी मालूम नहीं। क्या बात। तो ऐसे माहौल में एक ये था कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उस गाने ने जो है हमेशा एक साहस दिया है और एक ये होता है कि हाँ, एक रास्ता भी दिखाया है कि भाई फिक्र करके कुछ होगा नहीं। तो सुनते हैं ये गीत जी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो दोस्तों हमारे साथ हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर जी, अभी आपने जैसे बताया कि आपके पिता श्री देवकीनंदन पांडे जी ने कहा कि 3000 में से एक वो चयनित हुए थे समाचार वाचक के तौर पर। तो ये किस सन में वो उनका चयन हुआ था?
ये जब देश आजाद हुआ, हाँ। 47 में जब कंट्री हमारा आजाद है, तो 48 की बात है, 1948 की उस बात समय में। हाँ, क्योंकि उससे पहले तो अंग्रेजों का जमाना था। ऑल इंडिया रेडियो तो हिंदी समाचार वाचक उस तरह से थे नहीं। वो हिंदुस्तानी खबरें पढ़ा करते थे लोग। जी। तो जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि हमारे हिंदी भाषा के प्रति एक उस तरह से कि भाई हिंदी भाषा के समाचार वाचक होने चाहिए सब। जी। तो वो कंपटीशन उसी टाइम में उनको सिलेक्शन करना था लोगों का। तो 48 में ये किया। उससे पहले वो रेडियो के नाटक लखनऊ में कर रहे थे लखनऊ में। तो उनको जब पता चला कि समाचार वाचक का जॉब निकल रहा है, तब उन्होंने वहां से फिर अप्लाई किया। तो आपके पिताजी की पढ़ाई कहाँ हुई और आपका जन्म कहाँ हुआ, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं जी। और तब तो उत्तर प्रदेश था वो। जी, पूरा, उत्तराखंड हाँ। तो अभी हाल में कुछ साल पहले ही बना। तो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका, पर्वतीय इलाका कहते थे उसको। जी। कुमाऊं और गढ़वाल 2 रीजन है। तो हम लोग कुमाऊं क्षेत्र के हैं, अल्मोड़ा। तो पिताजी मेरे पले बड़े अल्मोड़ा में, क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो अंग्रेजों के जमाने में डॉक्टर थे वो। अच्छा। तो अल्मोड़ा में वो डॉक्टर थे और पिताजी हमारे 4 भाई थे। तो सबकी पढ़ाई जो है अल्मोड़े में ही हुई। अच्छा। तो इंटर तक सबने अल्मोड़े में पढ़ाई की। अच्छा। हाँ। और इंटर की पढ़ाई खत्म करने के बाद जैसा उस वक्त होता था, कुछ लोग तो वहां कंटिन्यू कर लेते थे, लेकिन फिर ज्यादातर लोग या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते थे या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो हमारे पिताजी इलाहाबाद आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहां आए, वहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, वो खत्म किया। और उसके बाद फिर वो रेडियो में ड्रामा में लग गए, ये सब कुछ और जॉब भी किए इधर उधर। उसके बाद फिर वो रेडियो का जो उनको पता चला कि भाई समाचार वाचक का सिलेक्शन होने वाला है और बहुत बड़े लेवल पे वो होने वाले है, तो वहां गए तो पता चला भाई 3000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ और उनमें से वो एक अकेले सेलेक्ट हुए। तो उनके मेरिट की वहीं से ही जो है काबिलियत का उनका पता चलता है। हाँ। जी, जाहिर है। आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? मेरा जन्म हुआ काशीपुर में। अच्छा। क्योंकि जैसा मैंने बताया हमारे दादाजी डॉक्टर थे और उस जमाने में हमारी बुआ थी, बड़ी बुआ, पिताजी से बड़ी थी, वो भी उस जमाने में डॉक्टर थी। अच्छा। तो उस जमाने में एक महिला का तरह से इतना बड़ा डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात। हाँ। तो वो काशीपुर आई जी। काशीपुर में उन्होंने एक नर्सिंग होम खोला था। अच्छा। काशीपुर तराई का इलाका है थोड़ा सा। हाँ। वहाँ नीचे आ जाते हैं, काशीपुर के बाद ही फिर ऊपर, लेकिन है उत्तराखंड ही आज की तारीख। आज की तारीख उत्तराखंड है। तो वहाँ उन्होंने एक नर्सिंग होम खोला हुआ था। जी। तो पिताजी उनके छोटे भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई तू सबसे बड़ा है, तेरे घर में ये जो बच्चा होने वाला है ये मेरे नर्सिंग होम में होगा। अच्छा। हाँ, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां लेकर आना। तो फिर मेरी मदर को लेके पिताजी वहां काशीपुर नर्सिंग होम में आए। तो फिर वहीं जन्म हुआ मेरा। फिर कुछ समय तक वहीं काशीपुर रह के फिर दिल्ली आ गए। अच्छा, फिर सारी आपकी पढ़ाई वगैरह यहाँ हुई। पिताजी ने भी फिर बाद में, दोस्तों को हम बता दें कि तमस धारावाहिक बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक था, उसमें अब आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इसमें बहुत सशक्त अभिनय है श्री देवकीनंदन पांडे जी का। और उन्होंने और किन किन फिल्मों में काम किया, कुछ और बाद में काम किया उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में? हाँ, उन्होंने बस वो मतलब समझ लीजिए रिटायरमेंट से थोड़े पहले की बात है ये। जी। तो एक उन्होंने फिल्म भी की थी जी, उसका नाम था आधारशिला जी। वो एक अशोक आहूजा है, उन्होंने डायरेक्ट की थी। वो हमारे इंस्टीट्यूट के ही थे, वो अशोक, वो हमारे बल्कि हमारे बैच के ही थे। और उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की। उसमें नसीरुद्दीन शाह और मेरे पिताजी ने काम किया था, क्योंकि वो दिल्ली में हमारे पिताजी से कहीं मिला था। तो वो कैरेक्टर में मेरे फादर सूट करते थे, उसके हिसाब से वो एक लेखक का किरदार था जी। तो वो घर पे आया, उसने कहा कि पांडे जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ये जो कैरेक्टर है इसको आप करें। तो उन्होंने कहा यार मेरे को तो अब मतलब मुझे कुछ आदत तो रही नहीं अब कैमरा वैमरा की, मैं तो अब रेडियो न्यूज ही पढ़ता रहा हूँ, तो अब पता नहीं मैं इसको कितना जस्टिफाई कर पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आप कर लेंगे। तो वो पिताजी ने कहने को तो कह दिया था, लेकिन अंदर से उनको मालूम था, मन तो कर रहा था कि भाई करें, क्योंकि वो चीज तो जाती नहीं है। बिल्कुल। तो उनकी एक इच्छा उसमें पूरी हुई और बड़ा अच्छा काम हुआ उस फिल्म में, बहुत बढ़िया। उसके बाद जैसा ये तमस का बताया, तमस में भी गोविंद जी ने पिताजी से मिले, वो उन्होंने कहा कि वो हिंदू लीडर का रोल आप कीजिए। बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। उसके बाद एक फिल्म और थी जो ओमपुरी के साथ की थी, वो थी अंतहीन, उसका नाम था जी। और कुछ और सीरियल किए थे, बच्चों के थे, वो वहीं दिल्ली में ही किए थे। सुधीर जी, अभी जब पिताजी की बात चल रही है तो बचपन में
कितने प्रभावित थे व्यक्तित्व से, और क्या आप लोगों को जैसे स्कूल में जाते थे या कहीं और जाते थे तो कहीं ऐसा होता था कि आपके पिताजी इतने बड़े समाचार वाचक हैं, हाँ। तो बड़ा फक्र महसूस होता था या कहीं कुछ और उसकी यादें हैं, कैसा लगता था आपको? नहीं, लगता तो अच्छा ही था। एक थोड़ा सा फख्र उस तरह से नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि हाँ एक जाना पहचाना नाम है पिताजी का, जाना पहचाना नाम है उनका, एक समाज में एक वो है जी रुतबा है और एक उनकी जगह है, और लोग बड़े आदर और सम्मान से उनके लिए वो रखते हैं और बहुत अदब से बात करते हैं। फिर रेडियो में भी हम पिताजी का देखते थे, मतलब वो सीनियर मोस्ट थे उस टाइम में, और सभी लोग, सभी तरह के कलाकार, चाहे वो संगीत से जुड़े हुए लोग हों, रविशंकर जी, अपने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान साहब, ये सब पिताजी से बड़े अच्छे संबंध, बेगम अख्तर जी के बहुत अच्छे संबंध थे, और तो वो भी कोई भी अपनी नई गायकी उनकी जब होती थी कुछ भी, तो वो उनके उस वक्त के रेडियो के दौर के जो लोग थे वो पूरी महफिल जमाते थे सुनने के लिए, और एक वो बड़ा लगता था, एक माहौल ही अलग था जी। और उस वक्त ये था जरूर कि हर आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की कदर करना जानता था। मतलब ठीक है, कुछ लोगों में उस तरह की भावना होती होगी कि, लेकिन मैंने बहुत कम देखा हो। मेल मिलाप का माहौल था पूरा, मेल मिलाप, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बहुत थी, कि एक आदर। अभी जैसे पिताजी हमारे ब्रॉडकास्टिंग में हैं, तो जो दूसरे समाचार वाचक थे मेरे पिताजी, उनको भी उतना ही सम्मान देते थे। ये नहीं सोचते थे कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ या मैं इनसे बड़ा हूँ। इस तरह की भावना मैंने अपने पिताजी में कभी भी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। और कहीं आज मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरे फादर का अगर मैं उस तरह से देखूं तो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि भौतिक सुखों का उनको बहुत ज्यादा नहीं था। अच्छा। हाँ, वो मतलब एक फकीर वाला उनका एक स्वभाव था। हाँ, कभी किसी चीज का कंपटीशन नहीं, उसने ये ले लिया ठीक है बहुत अच्छा है, इसने ये ले लिया बहुत बढ़िया, अच्छा हाँ ये ले लो, हम नहीं ले सकते, या लेना होगा जब लेना होगा ले लूंगा, ऐसा था। और उनको अपने वतन से बहुत प्यार, धरती से, मिट्टी से, भारत की मिट्टी से। तो यही वजह है कि जब उनको बीबीसी से इनवाइट किया हिंदी यूनिट ने वहां जाने के लिए, नहीं गए वो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा यार क्या करूंगा मैं वहां जाके, ये तो अलग माहौल है, हमें तो यार यही आनंद आता है। क्या बात है। तो नहीं गए। उसके बाद फिर वॉइस ऑफ अमेरिका से फिर आया, तब बाकी जो लोग थे, दूसरे जो लोग जाते रहते थे, आते तो फिर वो इनके लिए दिन के लोग जाते थे 2 साल 3 साल 5 साल, कई लोग लंबा भी चले जाते। तो वॉइस ऑफ अमेरिका से आया, उस वक्त किसी ने कहा पांडे जी अभी चले जाओ, 2 पहले तो मिल चुका है मौका, अभी क्या बार बार पहली प्रेफरेंस आपको ही देते हैं। तो कहने नहीं यार क्या करूंगा, आ जाकर तुम चले जाओ, उसको भेज दो, मैं क्या करूंगा। क्या बात है। तो नहीं गए वो, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। खबर हुई यार मेड़ परी चदर, किसको था पता, किसको थी खबर, मियां में कोई चदर।
खबर मेड़ पर ही चदर। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता सुधीर पांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। यादों का सिलसिला